बहुत स्वागत आपका कौन बनेगा करोड़पति में। देवियों और सज्जनों, आज हमारा ये खास एपिसोड है नई चाह नई राह। सोनम वांगचू जी यहाँ पर हैं, उनके साथ उनके शिष्य। बहुत बहुत बधाई आपको, बड़ा नेक काम कर रहे हैं आप। सोनम जी और सेवांग जी, सब कुछ तैयार है और आपके साथ अब हम गेम खेलेंगे। इससे पहले एक तस्वीर हम देखना चाहेंगे। कैन वी हैव दैट पिक्चर प्लीज? सोनम जी जानना चाहेंगे कि ये किसकी तस्वीर है? ये हमारी माता जी। आपकी माता जी की तस्वीर है जी। मैं एक बहुत ही छोटे से गांव में जन्मा। लद्दाख दूर है, मगर उसमें भी एक गांव जिसमें सिर्फ 5 परिवार थे और इस कारण से वहाँ कोई स्कूल नहीं थी। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये बहुत दुख की बात है, मगर मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये रही क्योंकि लगभग 9 साल की उम्र तक मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा। कोई ये जो टॉर्चर होता है, मगर ये बात नहीं कि मैं कुछ सीख नहीं पाया। मैं बहुत कुछ सीख पाया और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं अपनी माँ के साथ अपनी ही भाषा में दुनिया के बारे में सीख पाया। और ये आजकल बहुत दुर्लभ हो गया है कि अपनी मातृभाषा में सीखने का अवसर मिले। हम बच्चों पर उर्दू अंग्रेज़ी थोप थोप के उनका बुरा हाल कर देते हैं। तो इस तरह से मुझे मेरी माँ ने अपनी भाषा में लिखना पढ़ना सिखाया और बहुत ही सूझबूझ के साथ। वो बहुत इनोवेटिव थी। इतना दूर का इलाका था कि आपको उस समय पे माचिस की तीलियाँ अगर ख़त्म हो जाए तो न मिल पाए 2 दिन तक, ऐसा तो अग्नि कैसे जलाते थे वहाँ? जी, मुझे एक जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, तो वो क्या करती थी, जब बाज़ार से जाकर मतलब बाज़ार पास नहीं था, 1 दिन का रास्ता था। तो 1 दिन? उस समय 1 दिन लगता था बाज़ार जाने में? जी, वहाँ कोई पास में बाज़ार नहीं थी, तो ले जाना पड़ता था इस छोटे से गांव से। तो जब वो लाती थी तो कभी ख़त्म ना हो जाए, इसलिए एक डब्बा वो अलमारियों में छिड़क देती थी ताकि जब आखिरी डब्बा हो तो उन्हें मेहनत करनी पड़े एक एक तीली के लिए और तब तक दूसरा डब्बा आ जाए। तो ऐसे इनोवेटिव तरीकों से वो घर चलाती थी। तो इस तरह से बड़े सूझबूझ से उन्होंने मुझे शिक्षा दी। हालांकि वो आज के भाषा में कहें तो शिक्षित नहीं थी, मगर एजुकेटेड ना हो, स्कूल्ड ना हो, हाईली एजुकेटेड थी। और अब एक हम तस्वीर और दिखाना चाहेंगे और आपसे पूछना चाहेंगे कि ये क्या है। सोनम जी, आप बताएंगे कि ये क्या है ये तस्वीर में? ये आइस स्तूपा या बर्फ के स्तूप, हिम स्तूप हैं, जो कि एक तरीका है आजकल के समय में जब पानी की बहुत समस्याएं हो रही हैं, खासकर जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के कारण। तो हम लद्दाख में किस तरह से जो स्प्रिंग टाइम में जबकि सारे पौधे पेड़ पानी मांगती हैं, उस टाइम पे पानी की बहुत कमी होती है क्योंकि अभी ग्लेशियर्स पिघलते नहीं। जल्दी होता है ग्लेशियर्स के लिए इस वक्त स्प्रिंग में, अप्रैल मई में। तो इस समय पानी कैसे लाया जाए कि हम पेड़ पौधे उगा सकें या जो खेत में कमी हो रही है पानी की, वहाँ पानी उपलब्ध कराएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो सर्दियों में जब कोई खेती नहीं करता, तब भी झरनों में, नदी में पानी बहती है और उसको अगर सर्दियों में हम जमा दें तो फिर वो गर्मियों तक रहे और पानी तब दे पिघल कर। मगर वो आसान नहीं है क्योंकि बर्फ़ तो जमती है मगर वो पिघल जाती है मार्च में ही। तो ये फ्यांग वैली है जो कि लद्दाख के हर गांव की तरह एक ग्लेशियर के पानी पे बसा है। अब जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं और कभी बाढ़ आती है गर्मियों में तो कभी अप्रैल मई में पानी की बहुत कमी होती है। मगर हम यहाँ पे ये तजुर्बा कर रहे हैं कि जो सर्दियों में पानी ज़ाया जाती है नदी में, क्योंकि कोई खेती करता नहीं है, उसको हम ले जाके डेजर्ट में कैसे जमाएं बर्फ़ के रूप में। पानी जमे जनवरी फरवरी में और पिघले अप्रैल मई में, जब हर पौधे को, हर किसान को पानी की ज़रूरत है।
आइस स्तूपा प्रोजेक्ट के अंदर ये पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें कि 5000 पेड़ लगाए गए, एक ऐसी जगह जहाँ पर कभी पेड़ नहीं उगते थे, पानी नहीं था। अब 5000 अगर उग सकते हैं तो 50,000, 5 लाख तक जितना भी पानी ज़ाया हो रहा है उसे जमा कर हम पूरे ये जो पीछे आप रेगिस्तान देख रहे हैं, डेजर्ट, उसको हरा भरा कर सकते हैं। शुरू में जब ये स्कूल में बना था तो हमने अपने बच्चों के साथ मिलके एक पाइप के साथ बिना किसी खर्चे के प्रोटोटाइप इसका बना लिया था। जब पायलट बनाने की बात आई तो हमें बड़े मोटे पाइप्स लगाने थे, क्योंकि वो सिर्फ एक आइस स्तूपा नहीं, 50 आइस स्तूपा के लिए एक ही बार में पाइप ज़मीन के नीचे गाड़ना होता है ताकि जमे ना। तो उसके लिए फिर हमने फंड जो था वो क्राउड फंडिंग से इंटरनेट पर रेज़ किया। उसके बाद फिर हमने 2015 और 16 में फ्यांग वैली में पायलट्स बनाए जो कि बड़े थे, जिसमें कोई 1 मिलियन लीटर से 3 मिलियन लीटर तक का पानी जमा हो जाता था। ये जो सर्दियों में बनाए गए स्तूप हैं वो अप्रैल मई जून तक जाके नहीं पिघलते, और जब पिघलती है तो पौधों को, पेड़ों को पानी देती है। तो हमने ज्योमेट्रिक कारणों से इसका कोनिकल शेप रखा, मगर इससे लोग जुड़ पाएँ इसके लिए इसे आइस स्तूपास कहा, क्योंकि एक सोल्यूशन जो है वो किसी साइंटिस्ट का सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, लोगों का होना चाहिए, उनके दिल को छूना चाहिए। सर्दी में जितना भी पिघला हुआ पानी ग्लेशियर वगैरह से आता है, उसमें आप एक ऐसा पाइप लगाते हैं, उस पाइप को खड़ा करते हैं, ग्रेविटी से, उस फोर्स से वो पानी सर्दियों में, जबकि -20-30 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो वो एक फव्वारे की तरह छूटता है। जैसे ही वो आकाश में ऐसे छूटता है वो जमना शुरू हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है, और जब गिरता है तो वो बर्फ़ बनता रहता है, और उसको आपने स्तूपा के आकार दिया हुआ है, क्योंकि स्तूपा वो अपने आप बनता है, नैसर्गिक, नेचुरली वो स्तूपा का या कोन का आकार लेती जी है। बिल्कुल। फिर हमने सोचा कि ये कोन हमारे स्तूपाओं से मिलती जुलती है, जी। इस कारण से बनाया नहीं। जब बना तो हमने सोचा कि ये जो समस्या के समाधान है वो एक इंजीनियर या साइंटिस्ट के नहीं होने चाहिए, लोगों के दिल को छूना चाहिए, इसलिए हमने इसे स्तूपा का नाम दिया। और न सिर्फ इतना, हमने जो धर्म गुरु हैं हिज हॉलीनेस छेचांग रिम्पोचे, तो हमने उनका आशीर्वाद लिया कि ये एक परंपरा और तकनीक दोनों का मिश्रण है, तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता से इसे और प्रचार किया। तो मुझे लगता है कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जैसे समस्याओं को इंजीनियर अकेले न सॉल्व करें, औरों से कोलैबोरेट करें, रिलीजियस लीडर्स, फिल्म स्टार्स, सब मिलके अगर हम इस चुनौती को लें तो शायद पृथ्वी को बचा पाएं। वाह, क्या बात है। एक स्तूपा में जी कितना पानी जमा होता है? जो अभी आपने देखा उसमें 3 मिलियन लीटर्स, यानी कि 30 लाख लीटर। आसान शब्दों में कहें तो जो पानी के बड़े टैंकर्स होते हैं, उसमें शायद 10,000 10,000 लीटर आते हैं, तो 1 लाख में 10 हो गए, तो 30 लाख में 300 टैंकर पानी इस आकार में। वाह, क्या बात है।